गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज हम कल तक हमने 9th क्वेश्चन तक देख लिया था, है ना। आज हम 10th से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्टिफ 10th वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अस्टिफ A stiff semicircular wire of radius r is rotated in a uniform magnetic field B, ठीक है, about an axis passing through its ends. If the frequency of rotation of wire be the f, calculate the amplitude of alternating EMF induced in the wire. इसमें अपने को फॉर्मूला टाइप ही कुछ आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्टिफ सेमी सर्कुलर वायर, तो सेमी सर्कुलर वायर मतलब ऐसा, ये सेमी सर्कल हो गया, ये वायर हो गया, ऐसा है ये वायर पूरा, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ए बी और ये सी पोर्शन ले लेते हैं, या फिर ऐसा ले लो, ऐसे, ठीक है, ए बी सी। तो अब यहाँ दो चीज़ है, एक तो ये ए बी सी वाला पार्ट है और एक ये ए सी वाला पार्ट है। तो बोल रहा है रेडियस आर है, तो इतनी लेंथ हो गई आर और इतनी लेंथ हो गई आर, है ना। तो ये पूरी लेंथ हो गई 2r, और ये जो सेमी सर्कल है इसके लिए ये हो गई रेडियस, ये भी r, ठीक है। तो इसकी लेंथ जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2πr, क्योंकि ये सेमी सर्कल है। 2πr मतलब पूरी सर्कमफेरेंस हो गई, और ये आधी सर्कमफेरेंस मतलब πr, तो इसकी लेंथ हो गई πr और ये इतनी लेंथ हो गई 2r, ठीक है। लेंथ r, l क्या हो गया r प्लस r 2r। तो ये इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इतना समझना है। देखो ये डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, ये r प्लस r, ये हो गया 2r, और ये सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी r। तो देखो जब ये पूरा लूप है तो लूप का जो EMF होता है, लूप में जो EMF होता है वो होता है 0, ये लेके चल रहा है अपने को, ये होता है, ठीक है। अब पूरा जो इसका EMF होगा इज इक्वल टू ये वाले वायर का EMF, मतलब ये EABC प्लस EAC, ये वाले वायर का EMF और ये वाले वायर का EMF। अब हमने यदि ये निकाला, ये 0 होता है ई लूप का, तो EABC प्लस EAC इज इक्वल टू 0 हो गया, तो EABC इज इक्वल टू माइनस EAC हो गया। लेकिन इसका मॉड हम लेके चले, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हम मॉड ले लेते हैं EABC इज इक्वल टू EAC, ठीक है। तो किसी भी एक का निकाल लेते हैं, अब EAC का निकाल लेते तो ABC का उतना ही होगा। तो EAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ये होता है, ये अपने को फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1/2 B ओमेगा L की वैल्यू पुट कर दिया 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, B ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा इतना आंसर। तो ये हो गया, और अब ओमेगा की वैल्यू पुट करना है, ये हो जाएगी 2πf। क्यों ओमेगा की हमने वैल्यू पुट किया, क्योंकि f हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो ये वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो ये हमारा आ गया 4b/f r स्क्वायर। अब ये हो गया EAC का, तो EABC का भी कितना हो जाएगा, ये 4b/f r स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, 11th, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट the value of induced EMF between the ends of the axle of a railway carriage। रेलवे कैरेज के एक्सेल पर जो घूमता है ना, उस पर 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन लेवल ग्राउंड, इतने लेंथ तक के वो ग्राउंड लेवल पर ट्रैवल कर रहा है, विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50
किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेलोसिटी v की वैल्यू दी हुई है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वी दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ई फाइंड करना है हमको, ये लेंथ दी हुई है, ठीक है, ये v दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है, तो बहुत इजी है ये, तो इसको सॉल्व करना इजी है। इसके पहले भी हम ऐसे कर चुके, मिली वोल्ट में आंसर आ रहा है, ये ध्यान रखना है ना। देखो इसका सोल्यूशन है, पहले तो क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी है इसका सोल्यूशन। देखो L की वैल्यू दिया हुआ है हमें, L की वैल्यू दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ इतना थोड़ा सा दिखता है ना। देखो L की वैल्यू 1.75 मीटर, V की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप बहुत कर चुके हो, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 250/18 मीटर पर सेकेंड। B की वैल्यू इतनी 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। E की वैल्यू हम जानते हैं BLV, जब पता है अपने को B भी दिया, L भी दिया, V भी दिया, तो ये फॉर्मूला पता है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। B की वैल्यू इतनी दी हुई है, L की वैल्यू 1.75 है और V की वैल्यू 250/18 है। इसको कट वट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.22 × 10⁻³ वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मिली वोल्ट लिख देंगे तो 1.22 आ रहा है। आपके इसमें 0.122 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लेना अच्छे से कि ये कैलकुलेशन करके आप देख लेना, चाहे तो आप लॉग टेबल से कर लो, डायरेक्ट भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, तो आप करके देखना कि इतना ही वैल्यू आ रहा है कि यहाँ आ रहा है। क्योंकि बुक में ये अभी रिवाइज होने की है, जो नई बुक आई है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल में थोड़ा आंसर थोड़ा रॉन्ग ही है, इसलिए थोड़ा सा आप देख करके करो। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले भी इस टाइप के प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब ये 12th वाला प्रॉब्लम है, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब एम की वैल्यू दी हुई है, एम होता है ना, एम म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, एम, तो ये है 10 mH मिली हेनरी है, तो 10H में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये H में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको, ये यूनिट बिल्कुल ध्यान रखो क्या दिया है और कन्वर्ट करना है क्या। इफ द करेंट इज वन ऑफ द करेंट, ये आधा प्रॉब्लम दूसरे पेज में था ना इसलिए, तो द कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 1 एम्पियर, मतलब डी आई हम कैसे फाइंड करेंगे, 5 - 1 = 4 एम्पियर आ जाएगा डी आई, है ना। और 0.2 सेकेंड, तो डी टी की वैल्यू हो जाएगी 0.2 सेकेंड, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई एम एफ, ई फाइंड करना है हमको, ई फाइंड करना है। ई = होता है एम डी आई पी/dt, ये होता है, ठीक है। फिर ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस चार्ज, तो अपने को Q की वैल्यू फाइंड करना है, पासिंग थ्रू द कॉइल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 5 ओम, मतलब R की वैल्यू भी दी हुई है 5 ओम, ठीक है। तो EMF निकालना तो इजी है, M भी दिया है, DIP भी दिया है, DT भी दिया है, ठीक है, बहुत इजी है EMF निकालना। देखो सॉल्यूशन देख लो एक बार, देखो क्या दिया हुआ है, M = 10 मिली हेनरी, तो ये हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका, ठीक है, 10⁻⁻² हेनरी आ गया। DIP हमने निकाल के बताया 4 एम्पियर, DT की वैल्यू 0.2 सेकेंड है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, कैलकुलेशन में इजी होता है। R की वैल्यू 5 ओम है। E फाइंड करने के लिए और DQ फाइंड करना है हमको, तो E क्या होता है अपना
फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी होता है, ये ऐसा भी लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट आप ई एस इज इक्वल टू, अच्छा डी फाई एस अपॉन डी टी निकालना है, तो ये क्या होता है डी फाई अपॉन डी फाई, आप ये चाहे तो ऐसा निकाल लो एम आई पी, या आप डायरेक्ट एम डी आई पी डी टी भी लिख सकते हो, वैल्यू वो ही चीज़ पुट किया, देखो वही चीज़ पुट किया, डी फाई एस ये हो गया और ई एस की वैल्यू डी फाई एस बाई डी टी निकालो, या यहाँ पे एम डी आई पी निकालो, देखो यहाँ पे फाई एस की वैल्यू एम आई पी निकाला, मतलब एम डी आई पी ही निकाला, डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई पी, या डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट करते ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी अपॉन डी टी, तो भी वही वैल्यू आती थी, ठीक है। तो ये आ जाता है 0.2 वोल्ट। अब डी क्यू क्या होता है, आई डी टी, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी टाइम, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया। अब यहाँ I की वैल्यू हमारे पास जो नहीं है, तो हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, E फाइंड किया है, तो E अपॉन आर, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E बाय आर इंटू डी टी, बस ये वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 8 माइक्रो कूलम, ठीक है। यही आंसर में, इस तरह से आप ये 12th प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। 2-4 प्रॉब्लम और बचे हैं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। 13th वाला प्रॉब्लम, ये 12th का थोड़ा सा इसमें आ गया है। 13th वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, एन ई एम एफ ऑफ 96 मिली वोल्ट, फिर से देखो मिली वोल्ट है, इसको वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इंड्यूस्ड इन द वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल व्हेन द करेंट इन अ नियर बाय कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, मतलब डी आई पी अपॉन डी टी ऑलरेडी दिया हुआ है 1.20, व्हाट इज द म्यूचुअल, अब एम निकालना है, ई दिया हुआ है, डी आई पी अपॉन डी टी दिया हुआ है, और एम फाइंड करना है, तो वही जो अभी अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया था, वे वही फॉर्मूले से वापस हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम है, देखो ई एस इज इक्वल टू एम डी आई पी बाई डी टी, डी आई पी अपॉन डी टी दिया ही हुआ है, ये अपने को 1.2 एम्पियर पर सेकेंड, और एम निकालना है, ई दिया हुआ है, मिली वोल्ट था तो उसको वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो एम इज इक्वल टू ई बाई डी आई पी अपॉन डी टी हो गया, ई की वैल्यू ये है, डी आई पी अपॉन डी टी की वैल्यू 1.2 है, ये पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया इसको, तो ये आंसर आ गया हमारा 88 इंटू 10⁻² हेनरी आ गया, मिली हेनरी में आंसर है, तो यहाँ 10⁻³ करने के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, -3 की जगह मिली लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मिली हेनरी, बहुत इजी है ये भी प्रॉब्लम। 13 था ये, है ना। 14th वाला देख लेते हैं। 14th वाले में क्या है, अ लॉन्ग सोलेनाइड, अब यहाँ सोलेनाइड की बात हो रही है ना, लेंथ आएगी ज़रूर, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, हैविंग N1 टर्न्स, प्राइमरी कॉइल में हैज़ अ स्मॉल कॉइल ऑफ N2, सेकेंडरी कॉइल हो गई N2 वाली, और N1 प्राइमरी कॉइल, टर्न्स वही सेकेंडरी कॉइल लिखा है, वाउंड अबाउट इट्स सेंटर, डिटरमाइन द म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द टू कॉइल, क्या दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल दिया हुआ है, सेकेंडरी कॉइल दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, सेकेंडरी में N2 है, ठीक है, ये सब मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो ड्यू टू करेंट I1, मतलब ड्यू टू फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में करंट I1 है, तो उसके कारण देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल 1 इज B1, I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में हम कंसीडर करेंगे B1, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 N1 I1, ये स्मॉल n1 होता है, ध्यान रखना, B की वैल्यू n1 स्मॉल n होती है, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, इससे ये N1/L हो जाएगा, ये N की वैल्यू, ये एक इक्वेशन, ठीक है। अब ऑल्सो ड्यू टू दिस फील्ड अ फ्लक्स लिंकेज इज देयर इन कॉइल 2, अब इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण सेकेंड में भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जो कि φ2 कंसीडर करते हैं, तो φ2 इज इक्वल टू आ जाएगा N2B1A, क्योंकि φ2 इज इक्वल टू क्या होता है, BA होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो B1 ही है,
इंटू ए, एरिया कॉइल 2 का ही आएगा, ठीक है। अब N2 नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल 2 में N2 है, इसलिए यहाँ N2 है इज इक्वल टू N2। यहाँ से हमने V1 की वैल्यू यहाँ पुट किया, इतनी आई, तो phi2 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब phi2 इज इक्वल टू mi1, क्योंकि phi2 के दूसरा भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा mi1, क्योंकि सेकेंड वाले में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो कॉइल 1 के कारण आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए phi2 इज इक्वल टू mi1 हो जाएगा। वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, i1 से i1 कैंसिल होगा तो m इज इक्वल टू म्यू 0 n1 n2 a बाय एल आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर देखो, पढ़ो, रीड करो इसको थोड़ा सा, ठीक है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर ईच हैव अ इंडक्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। दोनों का इंडक्टेंस मतलब L1 L2 इतना है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन द वाइंडिंग इज दिस, ठीक है, हेनरी, मतलब M की वैल्यू इतनी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल रीचेज द अदर, तो कितने परसेंट में जो फ्लक्स है वो एक से दूसरी कॉइल में पहुंचता है, ठीक है। देखो इसके लिए हमें गिवन M इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, L इज इक्वल टू दोनों में सेम है इसलिए L ही लिया, इतना दिया हुआ, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है और ये सेल्फ इंडक्टेंस, और दोनों में सेल्फ इंडक्टेंस सेम है। फाइंड परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर, तो परसेंटेज ऑफ फ्लक्स ट्रांसफर इज इक्वल टू M बाय L, क्योंकि सेल्फ L है म्यूचुअल M है तो ये क्या आ जाएगा M बाय L, क्योंकि टोटल L है उसमें से कुछ पार्ट जा रहा है इसलिए M बाय L होगा, इनटू 100%, कितना परसेंट बोल रहा है तो 100%, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो M ये है L ये, इनको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 2%, तो मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका 2% ही जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जा रहा है, या फ्लक्स में इतना ही चेंज आ रहा है, कितना 2% का चेंज आ रहा है, क्लियर। सिक्सटीन्थ, टॉरिडल रिंग, ठीक है। टॉरिडल पता है ना, ये ऐसा रहता है ऐसा, और इस पर वाउंडेड रहते हैं वायर, ऐसे रिंग जैसी बनी रहेगी और उस पर वायर वाउंडेड रहते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे टोराइडल रिंग मेड फ्रॉम अ बार ऑफ लेंथ L, वो जो लेंथ है उसकी रिंग की समझ लो, जो बार रहती है वो L है ना, 1 मीटर है, एंड डायामीटर D है, नहीं जो लेंथ ले रहे वो L है वो 1 मीटर है, डायामीटर दिया है D जो कि 1 सेंटीमीटर है, इज बेंड इनटू अ सर्कल, अब इसको हमने पूरा सर्कल में बेंड कर दिया, इट इज मतलब वही ऐसा सर्कल है ना, और ये जो लेंथ है इसकी ये वो L है, और इसकी जो ये रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर। इट इज वाउंड टाइटली विथ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, इफ पर सेंटीमीटर 100 है, ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 100 हो गया, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर पर लेंथ है ना, पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब कैपिटल N बाय L की वैल्यू है ये 100, इसका मतलब स्मॉल n, ठीक, ये समझना पड़ता है।
इफ द परमिएबिलिटी ऑफ बार इज इक्वल टू दैट ऑफ फ्री स्पेस म्यू जीरो, इसकी जरूरत पड़ेगी मतलब। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार। बी, व्हेन द करंट सर्कुलेटिंग थ्रू द टर्न्स इज 100 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 100 एम्पियर। ऑल्सो डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द कॉइल, है ना। हमको क्या क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बार ये निकालना है और एल की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। चलो देख लेते कैसे है, कैसे किया है सॉल्व हमने। ये सारी चीज़ें जो दी हुई है मैंने समझा दी हूँ, ये सारी कुछ लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है ये भी बता दिया, बी और एल। तो हमको b इज इक्वल टू पता है म्यू जीरो एन आई होता है, ये स्मॉल n ही दिया हुआ है, ये जो 100 है वो, ठीक है। म्यू जीरो की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ I, करंट भी 100 है, ठीक है। ये सब निकाल लिया, तो ये क्या आ गई, ये जो है ना 100 का 10⁴ क्यों आया, क्योंकि पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको क्या लेना है, ऐसा यूनिट है सब, तो पर मीटर लेना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² सेंटीमीटर की जगह लिखना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 100 से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁴ आएगा, इसलिए यहाँ 10⁴ आएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू इतना, इसको सबको सॉल्व करेंगे तो इतना आता है 1.256 टेस्ला, ठीक है। अब L की वैल्यू फाइंड करना है, तो L इज इक्वल टू होता है n फाई अपॉन आई। अब n की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एल, क्योंकि देखो यहाँ पे n दिया हुआ था, ये n तो हमने बोला ना कैपिटल N इंटू n बाय एल है, तो हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कैपिटल N की, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा, NL। फाई की वैल्यू क्या होती है, BA अपॉन आई, रहने दो I की जगह। अब ये जो NL है इंटू B है, A की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, D दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर r की वैल्यू d/2 होती है, तो r स्क्वायर d/4 हो जाएगा, ठीक है। d²/4 हो जाएगा, तो r की जगह d²/4 रखे तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू अपने को पता है 10⁴ है ना, इंटू एल हो गया 1, इंटू बी की वैल्यू अभी फाइंड किया ये, और पाई रहने दो वैसे ही। डी की वैल्यू पुट कर दिया, डी भी दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब उसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया अपॉन 4, ठीक है। अपॉन 100 किसका आया है, ये आई है, ये देखो आई है, उसकी वैल्यू 100 एम्पियर। तो ये सब सॉल्व करेंगे तो 10 मिली हेनरी आता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना आप, या तो बाय लॉग टेबल कर लेना या डायरेक्ट भी कैलकुलेशन करो तो कर लेना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली हेनरी आता है, ठीक है। इस तरह से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लास्ट प्रॉब्लम है 17th प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम थे भी इस चैप्टर में, पर प्रॉब्लम बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 2-3 तो फॉर्मूले आपको याद रखना है। E इज इक्वल टू BLV, है ना। M की वैल्यू, M के साथ म्यूचुअल इंडक्शन के साथ क्या फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू √L1L2, ये सब मतलब इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखना है ना। अभी उसके तो प्रॉब्लम ही नहीं है, M इज इक्वल टू K √L1L2 के, है ना। चलो ये प्रॉब्लम देख लेते क्या बोलता है, क्या कह रहा है हमसे। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टी इसलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होगा, ये पॉइंटिंग अपवर्ड फिल्स द सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, रेडियस एस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेडियस एस है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। इफ बी इज चेंजिंग विद द टाइम, ये दिया ही हुआ है, इसी से हम समझ गए भाई कि तुम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो बी को, है ना। यहाँ नहीं भी लिखते तो चलता था। फाइंड द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाइंड करना है, चलो देखते क्या है, इतना आना चाहिए आंसर। छोटा सा प्रॉब्लम है ये। E इज इक्वल टू होता है -dϕ/dt, ये अरे
ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू क्या होती है, बी, ये टी है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है इसलिए बी टी लिखा है। वो टी का ऐसा मीनिंग नहीं है, बी टी का मतलब सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज है, इसलिए ये यहाँ पर ए कांस्टेंट रहेगा और बी टी को हम डी बी टी बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है, इसलिए ये ए है। तो माइनस डी बाई डी टी, अब ये हो गया बी टी बाहर लेकर आए इनटू इसकी ए की जो वैल्यू है, मतलब ये डी बाई डी टी इसलिए लिखा कि इसका मतलब ये डी टी मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, तो फिर यहाँ पे इसका वो नहीं होगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ बी टी लिखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू पाई, एस रेडियस दी हुई इसलिए एस स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई एस स्क्वायर डी बाई डी टी, ये बी टी लिखा, तो ई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ टी नहीं भी लिखा तो डी बी बाई डी टी लिख सकते, तो ई इज इक्वल टू जाएगा माइनस पाई एस स्क्वायर डी बी बाई डी टी। बस इतना सा ही तो आंसर है, ये हो गया, इतना तो आ ही रहा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं लॉजिक लगाने वाला इसमें। 17th प्रॉब्लम तो बहुत ईजी था। चलो, तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक। तो अब ये जो सारे प्रॉब्लम हैं ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लो, प्रैक्टिस करो, बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं इस चैप्टर के, तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर लो, ठीक है। ना तो ज़्यादा दिमाग लगाना है ना कुछ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब कर लो, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब मंडे ट्यूसडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 13 चैप्टर, ओके। चलो, बाय, हैव अ नाइस डे।